हमने एजुकेशन में भी व्यापारी का सम्मान लाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया है, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट कैरिकुलम। क्योंकि आमतौर पे किसी भी स्कूल में आप जाओ, बच्चों से पूछो, बताओ भाई क्या करना चाहते हो, तो बच्चे नॉर्मली बोलेंगे साहब एक बढ़िया सी नौकरी। बच्चे पूछे जिंदगी में क्या करो, तो हर आदमी उसको बताता है एक अच्छी सी नौकरी करना। सब उसको बताते हैं एक अच्छी सी नौकरी करना। लेकिन दिल्ली की सरकार ने 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं से लेकर ऊपर तक के कॉलेजेस तक में बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, बिजनेसमैन को रेस्पेक्ट, उसको सम्मान और उसके अंदर कॉन्फिडेंस लाने के लिए 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं से कैरिकुलम शुरू किया, एंटरप्रेन्योरशिप कैरिकुलम, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट कैरिकुलम। और उसमें 11वीं और 12वीं के बच्चों को तो दिल्ली सरकार सीड मनी देती है, ताकि उनके अंदर का व्यापारी, उनके अंदर का बिजनेस पर्सन निकल के आए कि भाई ये लो 2000 रुपए, हम उसको सीड 60 करोड़ रुपए सरकार ने रखा है, और अभी तो रिवाइज बजट में उसको बढ़ा के जा रहे हैं, 100 करोड़ करने जा रहे हैं। 100 करोड़ रुपए हम 11वीं 12वीं के बच्चों को दे रहे हैं और उनको कह रहे हैं ये लो, आप अपना बिजनेस आइडिया लेके आओ, हम आपको सीड मनी दे रहे हैं, फायदा हुआ तो आपका, ये पैसा आपका, नफा हुआ, नुकसान हुआ आपका। नुकसान भी हुआ तो कुछ तो सीखोगे व्यापार करके, घाटे से भी कुछ सीखोगे, व्यापार करना सीखोगे। तो 11वीं 12वीं के बच्चों को सीड मनी देके हम उनको कह रहे हैं बिजनेस ब्लास्टर्स। ये समाज से नया बिजनेसमैन ब्लास्ट होकर निकल के आ रहे हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, 3 लाख बच्चे पढ़ते हैं दिल्ली में 11वीं 12वीं में सरकारी स्कूलों में, इनको हम 100 करोड़ रुपए दे रहे हैं। 3 लाख बच्चों ने एक एक 2-2 5-5 बच्चों के ग्रुप बना के बिजनेस आइडियाज डेवलप किए हैं। 51,000 बिजनेस आइडियाज पे दिल्ली के सरकारी स्कूल के बच्चे काम कर रहे हैं। और आप यकीन मानिए उन्हीं में से कल कोई इतना शानदार बिजनेसमैन निकलेगा जो हजारों हजार लोगों को नौकरियां दे रहा होगा। और उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि मैं कहता हूं बिजनेस करो, बिजनेस सीखो, लेकिन साथ साथ नौकरी की मानसिकता से बाहर निकलो। नौकरी ढूंढने वाला नहीं, जब स्कूल और कॉलेज से बाहर निकलो तो नौकरी देने वाला बन के बाहर निकलो। और व्यापारी समाज जो बैठा हुआ है मेरे सामने, आप सबकी खासियत है, आप अलग अलग बिजनेस करते होंगे, किसी का बिजनेस यूं चल रहा होगा, किसी का यूं चल रहा होगा, किसी का हो सकता है यूं भी चल रहा हो थोड़ा बहुत, लेकिन आप सबकी एक खासियत है कॉमन, वो है कि आप सब नौकरी देने वाले लोग हैं, आप सब नौकरी प्रदाता हैं, आप बेरोजगारी की समस्या का समाधान है। तो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार उसको लेके चल रही है। इसीलिए दिल्ली में बहुत सारी स्कीम्स व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, व्यापारियों को आगे बढ़ाने के लिए लागू की गई हैं, और उसकी वजह से दिल्ली की तरक्की हुई है। और दिल्ली में वेलफेयर स्कीम्स के लिए पैसा इसलिए आया क्योंकि व्यापारियों से पूछ के किया। केजरीवाल साहब कहते हैं कि हमें नहीं आता, व्यापारियों के लिए क्या करना है ये हमें नहीं आता, शिक्षा के लिए क्या करना है हमें नहीं आता, हमें तो जनता ने वहां बिठाया है। अब हमारा काम यह है कि हम उनसे पूछें जिनको आता है, उनको इज्जत दें। व्यापारियों को आता है। उत्तराखंड में भी बहुत संभावनाएं हैं। दिल्ली में तो फिर भी हमारी मजबूरियां हैं। दिल्ली में जमीन दिल्ली सरकार के अधीन नहीं आती, दिल्ली के बहुत सारे अधिकार वहां पे एलजी और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं, वैसे भी छोटी जगह है। लेकिन दिल्ली में इस कंस्ट्रेंट के बावजूद इतनी तरक्की हो सकती है, तो उत्तराखंड में तो व्यापार बहुत फल फूल सकता है। दिल्ली फिर भी एक अलग तरीके का शहर है, कॉम्पैक्ट सिटी है, यहां तो फैला हुआ है पूरा। यहां पे जितनी संभावना है, और पर्यटन के क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी ने कहा है आध्यात्मिक राजधानी बनाना है इसको, आध्यात्मिक क्षेत्र में खूब रोजगार की संभावनाएं हैं, खूब व्यापार की संभावनाएं हैं। और उसका मॉडल आम आदमी पार्टी की सरकार लेके आएगी। अपना एक पूरा विशेष विंग इस पे काम कर रहा है कि सरकार बने तो किस किस तरह से यहां पे बिजनेस मॉडल को किसको आगे बढ़ाया जा सकता है। मैं आप सबको बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप यहां आए। आइए उत्तराखंड की तरक्की में व्यापार को शामिल करें, उत्तराखंड के सपने में व्यापार को शामिल करें। आप सबका अपना अपना कोई सपना है, आप जितने व्यापारी यहां बैठे हैं, आप सबका अपना अपना कोई ना कोई सपना है। सरकार का काम है कि उस सपने को इकट्ठा कर दो, वही उत्तराखंड के विकास का सपना है। आपका सपना सच होगा तो विकसित उत्तराखंड का सपना सच होगा। आपका सपना सच होगा, सरकार आपको सहयोग करे, आपका सपना सच हो, आपका व्यापार फलेगा फूलेगा, तो निश्चित रूप से उत्तराखंड फलेगा फूलेगा। इस सिद्धांत पे हम काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं इसके बाद थोड़ा सा इस बातचीत को संवाद के रूप में आगे बढ़ाएंगे। राजीव, जैसा कि मनीष सर ने आपको पूरा विस्तार से बताया कि दिल्ली में जो बिजनेस मॉडल है वो किस तरीके से डेवलप किया गया, टैक्स की नीतियों को किस तरीके से बदला गया जिससे कि व्यापारियों को असली फायदा मिल सके। अब
तो कृपया प्लीज अपना हाथ खड़ा कर लीजिए। हेलो। जो भी साथी सवाल पूछे वो अपना नाम बता दें। नमस्कार सर, मेरा नाम क्षितिज चौहान है, मैं विकासनगर से हूँ। सबसे पहले तो आपका स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड में। और सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा होटल है और अभी 3 दिन पहले ही आई पेड 25,000 रुपीज बिल बिजली का। तो रेजिडेंशियल के लिए तो आपकी सरकार बोल रही है कि बिजली स्कीम दे रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कमर्शियल प्रॉपर्टीज के लिए, जैसे हमारा होटल है, तो उसके लिए क्या होगा बिजली से रिगार्डिंग? देखिए, दिल्ली में तो बिजली बनती नहीं है, फिर भी इतनी सस्ती है। उत्तराखंड में तो बिजली बनती है। मैं अभी रजिया जी से बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, उन्होंने बताया टिहरी का पूरा विस्थापन ही, उत्तराखंड के लोगों ने तो विस्थापन की भी त्रासदी झेली है बिजली बनाने के लिए। तो उत्तराखंड के लिए तो सस्ती बिजली हो ही सकती है, और अरविंद केजरीवाल जी की नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में यहां सरकार चलेगी तो निश्चित रूप से उत्तराखंड में देश में सबसे सस्ती बिजली मिलेगी व्यापारियों को। ठीक है सर, थैंक यू। नमस्कार, मैं अमरजीत सिंह। मेरा क्वेश्चन जीएसटी के मामले में, जो देहरादून है वो बहुत वीक होता जा रहा है। बिजनेसमैन सरवाइव नहीं कर पा रहा है। हमें आपसे बहुत आशाएं हैं, और अगर बिजनेसमैन नहीं रहेगा तो वेयर जीएसटी स्टैंड। सही बात है। तो हमारा ये जो भीड़ हुई है ये इसी वजह से कि बिजनेसमैन आपके सपोर्ट में है, और कई सरकारें होती थी वो उसके सपोर्ट में कहलाती थी, बट उन्होंने कुछ नहीं किया। बट हमारे जैसे अब राजेश शर्मा जी हमारे, वो इतने मेहनती हैं, घर बार छोड़ के सारा दिन काम करते हैं, हमें बड़ी प्रेरणा मिलती है उनसे। लेकिन जब धरातल पे हमारे को काम मिलेगा ना, तब हम समझेंगे हम सब मिलके एक साथ चल रहे हैं। और हमारी बहुत उम्मीद है, आशाएं, जो चीज दिल्ली में नहीं थी वो आपने दी। पानी नहीं है, पानी दिया। बिजली नहीं, बिजली दिया। इवन की बहुत हद तक रिवेट मिली लोगों को। तो इस वक्त तो हम अब चुके तो फिर नहीं बचेंगे। बिजनेसमैन तो कतई नहीं बच सकता। आप किसी बिजनेस पूछ लीजिए कि आपका क्या हाल है, वो जब हम ही दे रहे बिजनेसमैन और हमें ही सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो मैं पैसे दे रहा हूं, मैं खुश नहीं हूं, तो मेरे से जबरदस्ती आप कैसे ले सकते हो? तो मैं चाह रहा हूं कि इसमें आप एक बहुत अच्छा इंसेंटिव लें, ताकि हमें ये लगे कि हमारा ये आम आदमी पार्टी की तरफ जो हम जा रहे हैं, ये हम बहुत सक्सेस रूप से आगे जाएंगे। थैंक यू अमरजीत जी, आपने बड़ी सही बात कही। बेसिकली आपने जीएसटी से बात शुरू की थी, और मैं सहमत हूं। जीएसटी बनाया तो इसलिए गया था कि पूरे देश में एक टैक्सेशन सिस्टम बन जाए, एक जैसा हो जाए, और फिर लोगों को आसानी हो। लेकिन इतने मल्टीपल लेयर्स उसमें बना दिए हैं कि अब तो कई बार लगने लगता है कि यार पहला वाला रिजीम ज्यादा अच्छा था या ये वाला जीएसटी या वैट कौन सा अच्छा था। कम से कम लोग अपने हिसाब से तय तो कर लेते थे। जैसा मैंने दिल्ली के बारे में कहा कि जीएसटी का कोई भी फैसला जीएसटी में जब होता है तो उससे पहले मैं दिल्ली के सारे व्यापारियों के संगठनों से सबसे मिलके जाता हूं कि भाई आप बताओ क्या कहना है, इस मुद्दे पे क्या कहना है। क्योंकि मैं अपने लिए थोड़ी जा रहा हूं, उनके लिए जा रहा हूं वहां पे। मैं तो खुद व्यापारी नहीं हूं, लेकिन मैं रिप्रेजेंटेटिव हूं उनका वहां पे। तो वैसे ही उत्तराखंड में सरकार बनवाइए, ये हमारी गारंटी रहेगी कि उत्तराखंड का जो भी वित्त मंत्री होगा वो बिना व्यापारियों से मिले कोई काम नहीं करेगा, ना जीएसटी की मीटिंग में जाएगा। और जब तक उत्तराखंड में अभी सरकार नहीं है, अगले 2-2.5 महीने आम आदमी पार्टी की, तब तक आप मुझे बता दीजिए जीएसटी की कोई मीटिंग होगी तो मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं इसकी, आप चिंता मत करिए। तब तक मैं, क्योंकि बतौर मेंबर मैं वहां बैठता हूं, तो मैं सब पूरे देश की बात वहां रख सकता हूं। हेलो सर, नमस्कार सर, मैं होटल लाइन से हूँ। मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे अब कोविड के बाद तो होटल लाइन का बिल्कुल ही बिजनेस हो गया है। उत्तराखंड कोविड का हब है, जिसको बोलते हैं टूरिज्म हब है, तो इसके लिए आपका क्या आगे रहेगा जिससे हम लोगों के लिए भी कुछ बेनिफिट रहे? देखो, कोविड के दौरान और कोविड के बाद, है ना, दोनों चीजें हैं। कोविड के दौरान तो सरकार ने वहां खूब मदद की लोगों की। होटल इंडस्ट्री के जितने लाइसेंस फीस थी, जितने उनके टैक्सेस थे, आमतौर पे लाइसेंस फीस एनुअल ली जाती है, हमने उस पूरे लॉकडाउन और उसके लॉकडाउन के पीरियड की तो सारी फीस माफ की, और जब धीरे धीरे खुला तो उसमें भी उनके रिड्यूस करके ली। फोर्स मेजर हमने व्यापारियों के लिए बहुत, क्योंकि आमतौर पे एक क्लॉज होती है फोर्स मेजर, मतलब कोई आपदा आ जाए तो उस वक्त के लिए विशेष परिस्थितियों में सरकार फीस माफ कर सकती है, सरकार उनके टैक्सेस माफ करे, तो उसका खूब हमने वहां व्यापारियों को लाभ दिया।
कोविड के बाद भी वहां खासतौर से होटल इंडस्ट्री तो बहुत सफर कर रही है। आप दिल्ली के दायरे में, दिल्ली सरकार के दायरे में जो चीजें आती हैं, आप अभी होटल इंडस्ट्री से हैं तो आपको पता चला होगा, वहां जो हमारी एक्साइज पॉलिसी बनी है उससे होटल इंडस्ट्री बहुत खुश है। उसको एक होटल में अगर 5 जगह लाइसेंस लेना पड़ता था, 5 जगह अगर कुछ चलाना है उसको रेस्टोरेंट, तो 5 लाइसेंस लेने पड़ते थे। हमने कहा भाई इकट्ठे, और फिर पैसे मांगते थे लोग उससे कहते थे देखो भैया आपने इस कोने के लिए लाइसेंस लिया हुआ है, अब उधर कैसे प्लेट रख दी आपका आदमी, उधर खाना खा रहा था, अब तो पैसे दो, रिश्वत दो। इस चक्कर में फंसा रहता था। हमने अब कर दिया कि भाई पूरे होटल का एक ही लाइसेंस ले लो, फिर उसमें 5 की जगह 50 खोलो, आपकी हेडेक है, हमारी कोई हेडेक नहीं है, हम बिल्कुल आपसे एक्स्ट्रा पैसा नहीं मांगेंगे। तो उस तरह की कई प्रोग्रेसिव स्कीम्स आई हैं, आप पढ़ना उनको। और अब फिर मैं बोल रहा हूं कि देखो होटल इंडस्ट्री हो, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री हो, या मैन्युफैक्चरिंग हो, टूरिज्म इंडस्ट्री हो, सरकार क्या करे कि आपकी मदद हो जाए, ये आप तय करो। आप बताओ, हमें शायद नहीं आएगा, किसी भी एक व्यक्ति को सब कुछ आ जाएगा, ये संभव भी नहीं है, लेकिन जो आदमी जिस सेक्टर में काम कर रहा है उसको तो आता है। बस सरकार को चाहिए कि उसको इज्जत देके पूछ ले भाई करना क्या है। सरकार जिसको आता है उसको इज्जत देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल यह है कि जिसको आता है उसकी इज्जत करो, वो आपको अपने आप सहयोग करेगा। थैंक यू सर। हेलो सर, नमस्कार। मेरा नाम संजीव कुमार है और मैं विकासनगर से हूं और मैं पिछले 15 वर्षों से कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता हूं। सर, सबसे पहले तो मैं आपको कांग्रेचुलेशन कहना चाहूंगा, आपने दिल्ली में सरकारी स्कूल का नक्शा बदल दिया है। थैंक यू वेरी मच सर। बट दिल्ली की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है वो उत्तराखंड की ज्योग्राफिकल कंडीशन से बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ के जो दूर दराज के जो पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग हैं, सुविधाओं के अभाव में अपने बच्चों को उतनी अच्छी शिक्षा प्रदान नहीं कर पाते। तो सबसे पहले मैं सर ये जानना चाहूंगा कि आप किस तरह की सुविधा प्रदान करेंगे उनको, ताकि वो हमारे देश के चहुमुखी विकास में अपना योगदान दे सकें। और कोचिंग इंडस्ट्री के बारे में सर, मैंने अकेले अपने दम पर उत्तराखंड के टॉपर्स कई बार निकाले हैं बैंक में, तो मैं ये चाहूंगा सर, कोचिंग इंडस्ट्रीज के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, आप हमें कैसे सपोर्ट करेंगे? थैंक यू सर। देखिए, दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल से आज, हालांकि मैं मूल रूप से व्यापार और व्यापारियों के संदर्भ में ही बात करने आया था, पर क्योंकि एजुकेशन का आपने जिक्र छेड़ा, दिल्ली के सरकार, आपने अखबारों में पढ़ा होगा अभी, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर, सिर्फ बिल्डिंग अच्छी नहीं हुई है, सिर्फ टीचर्स को विदेशों में नहीं भेजा गया ट्रेनिंग के लिए, इस सब का नतीजा ये हुआ है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर इतना शानदार हो गया है कि बिना कोचिंग किए, आप अदरवाइज मत लीजिएगा, बिना कोचिंग किए सरकारी स्कूलों से, एक सरकारी स्कूल से अभी 51 बच्चों ने नीट क्रॉस किया है। ऐसे कई सरकारी स्कूल हैं जहां से 80 बच्चे पढ़ते हैं, वहां पे 12वीं क्लास में 100 भी हैं, 150 भी हैं, जहां 51 इस बार हाईएस्ट है। पिछली बार यह संख्या 35 हाईएस्ट थी, लेकिन इस बार बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं सरकारी जहां पर 25 बच्चों ने, 30 बच्चों ने, कहीं से 14 बच्चों ने, 10 बच्चों ने, 5 बच्चों ने नीट क्लियर किया है। और सबने, इनके पास पैसा नहीं होता था कोचिंग के लिए, उनकी पढ़ाई की क्वालिटी ऐसी कर दी। लेकिन हमने क्या किया, हमने कहा है भाई बच्चा एक पैर कोचिंग में रखता है और एक स्कूल में रखता है 12वीं का बच्चा। हमने कहा कोचिंग वाले को यहीं बुला लो, स्कूल में रख लो, वही पढ़ाई होनी है जो कोचिंग वाला पढ़ाता है। तो हमने तो कोचिंग वालों के साथ पार्टनरशिप करके इसको काम किया और टीचर्स हमारे बहुत शानदार काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है विशेषकर कोचिंग के लिए तो आप ही बताएंगे कि क्या होना चाहिए और कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, लेकिन बच्चों को पढ़ाने के नाम पर कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। आप लोग गूगल करेंगे, मैं जब जर्नलिस्ट था तब मैं देखता था कि जापान में कोई गांव है, वहां पे 2 बच्चे भी पढ़ते हैं तो सरकार ने वहां भी एक शानदार स्कूल खुलवा रखा है। मुझे लगता था हमारे देश में ऐसा कब होगा, दिल्ली में करके दिखा दिया, उत्तराखंड में करके दिखा देंगे।